ओके जी, हम पढ़ रहे हैं 8610। तो यूनिट 2 फिज़िकल डेवलपमेंट। अब जो है ना फिज़िकल डेवलपमेंट, तो एट द एंड ऑफ द यूनिट, इस यूनिट को पढ़ने के बाद जो है ना बच्चे ये समझेंगे कि जो है फिज़िकल जो डेवलपमेंट है उसकी फाउंडेशन क्या है, बेस क्या है। फिर वो इस अवेयर हो जाएंगे कि पेरेंटल डेवलपमेंट क्या है, उसके रेलिवेंट इश्यूज़ क्या हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हैं, टेट्रोजेंस क्या हैं। फिर डेवलपमेंट कोर्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ क्या है, फिर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्नर की, और अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटीज़ प्री और एलिमेंट्री स्कूल की लर्न करेंगे। अब व्हाट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट? तो फिजिकल डेवलपमेंट इज़ द फिजिकल ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ बोथ क्रॉस यानी वॉकिंग एंड फाइन मोटर, ठीक है, कंट्रोल ऑफ द बॉडी। तो फिज़िकल जो ग्रोथ है ये बेसिकली जो है ना बच्चे के बर्थ से अडल्टहुड तक चलती है, यानी जब तक वो बालिग होता। इसमें उसकी जो है ना फिज़िकली डेवलपमेंट होती है, और उसकी जो है ना फाइन मोटर यानी फिंगर जो है ना मूवमेंट, इस तरह जो है ना मूवमेंट्स, कंट्रोल ऑफ द बॉडी, ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं। अब फिज़िकल डेवलपमेंट जो मीन है वो प्रोग्रेस है इसका ऑफ ए चाइल्ड कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, कि इसमें बच्चा अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखता है। कि ये ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ जो है ना आपकी बॉडी की मूवमेंट वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है। कुछ इनवॉलंटरी और कुछ वॉलंटरी है। इनवॉलंटरी वो हैं जो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, और वॉलंटरी वो हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। कुछ जो है ना हार्ट रेट, आँखों का जो है ना ये चलते रहते हैं। फिर अब ABC ऑफ जेनेटिक्स क्या है? तो ह्यूमन बॉडी जो है ना वो कंसिस्ट करती है न्यूमरस सेल की। अब सेल क्या होता है? स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी है। सेल बेसिक इकाई है जो किसी बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब ईच सेल में जो है ना एक उसका कोर होता है, सेंटर होता है, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। ये देखें आप, क्रोमोसोम्स की एक शक्ल बनी हुई है, स्लैडर लाइक, बिल्कुल सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर जीन लगे हुए हैं DNA के ऊपर, फिर प्रोटीन्स हैं न्यूक्लियस में। अब क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इसको आगे शेयर करने के लिए, आगे ट्रांसमिट करने के लिए जो ज़िम्मेदार हैं वो है क्रोमोसोम्स। अब जेनेटिक इनहेरिटेंस यानी विरासत क्या है? जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी ट्रांसमिशन। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम जीन जो है ना वो जो है वो बेसिक यूनिट है हेरिडिटी के, विरासत के। हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू देयर जीन्स। तो हेरिडिटी अब विरासत क्या है? विरासत क्या है कि जो फिजिकली करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जो जो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू जीन्स, इसको कहते हैं हेरिडिटी। अब ये इन्फ्लुएंस करता है एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, कि आपकी बॉडी कैसी होगी, हाइट आपकी कितनी होगी, वेट आपका कैसा होगा, बॉडी यानी आप मोटा है या स्लिम है, या जो है ना वो फैट है, फैटी है, ठीक है। फिर वेट आपका कितना, फिर बॉडी स्ट्रक्चर आपका कैसा है, लीन यानी बिल्कुल आप सिंगल होंगे, ठीक है, या डबल बॉडी है, या जो है ना फैटी है। फिर कलर ऑफ द आई, रंग, आंखों का रंग ब्राउन है, ब्लैक है, या जो है ना वो वाइट है। फिर टेक्सचर ऑफ हेयर कैसे हैं, कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं। और इवन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड की इंटेलिजेंस भी, ये भी विरासत पे डिपेंड करती है। अब डिजीज़ एंड कंडीशन सच एज हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ओबेसिटी कैन आल्सो बी पास थ्रू जीन्स। तो ये जो कुछ बीमारियाँ जैसे दिल की बीमारियाँ हैं, फिर शुगर वगैरह या मोटापा वगैरह, ये भी पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करता है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो नर्चिंग कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ द ऑलरेडी प्रेजेंट क्वालिटीज़ इन द जीन्स। तो ये भी कुछ जो है ना इफेक्ट करती हैं। फिर जीन्स और आप इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट जो है ना वो बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में। ये जो किसी भी चिल्ड्रन की जो फिज़िकल है या साइकोलॉजी का स्टिमुलेशन है, वो उसमें इन्वायरमेंट का बड़ा रोल होता है। माहौल कैसा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो नहीं है, अब जो है ना हवा, वाटर, फिर इर्द गिर्द का जो है निज़ाम, वहाँ पे जो है ना कचरा वगैरह तो नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सम ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इन्वॉल्व द फिजिकल सराउंडिंग एंड जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द प्लेस। तो उस प्लेस की जो है ना जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, ठंडा इलाका, शहर है, गांव है, गर्म है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना, वो फैमिली कैसी है वहाँ, रिलेशनशिप फैमिली के साथ बच्चे कैसे हैं, उसके दोस्त वगैरह कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ों से इम्पेक्ट करती हैं। अब ये इजी है अंडरस्टैंड करना कि वेल नर्चर जो चाइल्ड है ना वो बेटर जो है वो देन ए डिप्राइव वन। तो वो एक जो चिल्ड्रन है जिसको बेहतरीन इन्वायरमेंट मिला,
उसको जो है ना ईजी है, वो अच्छा फिजिकली ग्रोथ वो करेगा, डेवलप करेगा। ए गुड स्कूल एंड लविंग फैमिली बिल्ड्स द चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग एंड सोशल इंटरपर्सनल स्किल्स। तो अगर अच्छा स्कूल में, अच्छे स्कूल में वो पढ़ता है जिसमें, तो उसमें मोरल, सोशल, इस तरह की स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप होंगी। मेंटली भी वो डेवलप होगा, जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर यानी वो स्पोर्ट्स वगैरह कराई जाए, गेम्स जिम्स वगैरह, तो वो फिज़िकली मेंटली अच्छा डेवलप होगा, अच्छी ग्रोथ होगी उसकी। दिस विल ऑफ कोर्स बी डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन हु आर रेज्ड इन स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। तो जो बच्चे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में ग्रोथ करेंगे उनसे बेहतर हैं वो बच्चे, उनसे बेहतरीन होंगे, उनकी डेवलपमेंट ग्रोथ अच्छी होगी जो अच्छे इन्वायरमेंट में ग्रोथ करें। जीन्स एंड इन्वायरमेंट वर्क टुगेदर टू फॉर्म बिहेवियर एंड पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जीन्स और इन्वायरमेंट जब इकट्ठे काम करेंगे तभी जो है ना बिहेवियर पैटर्न अच्छे से डेवलप होगा। दीज इन्फ्लुएंसेस आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। तो ये जो है ना यूनिक हर इंडिविजुअल को जो है ना अलग तरीके से करते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं और लीड टू मल्टीपल डायरेक्शंस। दो तरह के जो है ना वो इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो काज करते हैं और कुछ जो है ना वो मल्टीपल डायरेक्शंस। So, in the identical twins living in the same context may develop some dissimilar traits। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो इन्वायरमेंट और कुछ जो जीन्स की वजह से जो है ना कि कुछ दो जो एक जैसे ट्विन्स होते हैं, एक जैसे बच्चे पैदा होते हैं, उनमें भी कुछ डिसिमिलर ट्रेट्स होते हैं। अब लाइफ बिफोर बर्थ, पेरेंटल डेवलपमेंट। टाइम पीरियड बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ इज़ रेफर टू एज पेरेंटल पीरियड। तो ये वो पीरियड होता है जिसमें एक माँ बाप के जो है ना एग और स्पर्म मिलने से उसकी बर्थ तक जो पीरियड होता है उसको पेरेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। ये जो है ना कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस करता है चिल्ड्रन की लेटर लाइफ को। ये 9 मंथ का होता है, विच आर फर्दर जो है ना करेक्टराइज बाय 3 पीरियड्स इंक्लूडिंग, इसको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। तो अब ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड क्या है। सबसे पहले तो जर्मिनल पीरियड होता है जिसमें वो स्पर्म और एग जो है वो दोनों आपस में मिलते हैं और इसको कहते हैं जर्मिनल पीरियड। फिर जो है ना वो मिल के फर्स्ट 2 वीक्स में जो है ना वो जाइगोट बनता है, वो मिल के फिर इसकी जाइगोट की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन सेल्स होती हैं और सेल 100 to 150 तक बन जाते हैं। फिर एम्ब्रियो जो है ना, एम्ब्रियो वाला पीरियड स्टार्ट होता है जो ये 2 वीक to 8 वीक तक रहता है। इसमें जो है ना बिगिनिंग ऑफ द 3rd वीक एंड लास्ट अंटिल द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये इसमें चेंजेस होती हैं पेरेंटल पीरियड में, इसमें बॉडी के पार्ट्स बनते हैं वगैरह। फिर फीटस आता है, फीटस जो है ना वो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है जो 8 वीक के बाद स्टार्ट होता है और बाद तक चलता है। इसमें जो है इमेंस फिजिकल और ग्रोथिंग जो होती है ना, फिनिशिंग होती है, ब्रेन, हार्ट वगैरह बनते हैं। अब इन्वायरमेंट फैक्टर क्या है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर को जो हैं, जो एक जो है पेरेंटल पीरियड में जो एक बच्चे को इफ़ेक्ट करते हैं उनको कहते हैं टेराटोजिन्स, जिसमें जो है ना डिस्पाइट मिनिमल कंटेक्ट विद द अदर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड। तो बेशक उसका जो है ना दुनिया के साथ कोई, बाहर के मोल के साथ कोई तल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी उसे इफ़ेक्ट करता है। कुछ नंबर ऑफ़ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं और डैमेज करते हैं किसी भी एम्ब्रियो को या फीटस को पीरियड के दौरान, जिसको टेट्रोजिन कहते हैं, टेरोटोजिन कहते हैं। अब जो है ना पॉसिबल इफ़ेक्ट जो हैं टेरोटिन के, उनमें फ़िज़िकल डैमेज है कि हो सकता है वो बच्चा जो है ना नॉर्मल पैदा हो, उसका जो है ना वो सर या उसके ओंठ कटे हुए हों या उसकी उंगलियां 6 हों या इस तरह की जो है ना, या उसकी उंगलियां आपस में वो जो है ना अटैच हों। फिर साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है कि वो बच्चा मेंटली उसका इतना डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट डिले, वो बहुत स्लो, उसकी मेंटल रिटार्डेशन हो, फिजिकल रिटार्डेशन हो, इवन डेथ हो। कुछ बच्चे जो मिस कैरेज हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, या प्रीमेच्योर बोर्न होते हैं और डेड हो जाते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल टेरोजिन फॉर द एक्सपेक्टिंग मदर्स आर कंजप्शन ऑफ टबैको, अल्कोहल और कैफीन। तो ये ड्रग जो मान लेती हैं यूरोप में ख़ास तौर पे जो है ना डेवलप कंट्रीज़ में, उनमें जो है बहुत मिस कैरेज और बच्चे जो है ना नॉर्मल पैदा हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट या ग्रोथ पे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो उनकी माएँ जो है वो तंबाकू या अल्कोहल या कैफीन या स्मोकिंग वगैरह करती हैं, ड्रिंकिंग वगैरह। तो इसमें प्रीमेच्योर बर्थ के बच्चे जो है ना वो टाइम से पहले, ये 9 मंथ के कुछ जो है ना बोर्न हो जाते हैं, उनका जो होता है ना वो एबिलिटी टू सर्वाइव वो बहुत कम होती है। फिर जो है ना लो बर्थ वेट, बहुत कमज़ोर होते हैं, जिन्हें मेल न्यूट्रिशन वगैरह, अदर फिजिकल डिफेक्ट या कोई बॉडी में डिफेक्ट होता है। मैटरनल हेल्थ, अब कोई पेरेंट्स में जो है ना डिजीज़ है उनकी, तो उनकी या एज में कोई डिफरेंस है, अगर 18 साल से कम है लड़की तब भी जो है ना, या 35-40 के बाद है तब भी बहुत बीमारी होती हैं। फिर एक्सरसाइज
वो कोई वर्जिश वगैरह करते थे इस तरह। पे न्यूट्रिशन कैसा था वहाँ का, एंड इमोशनल स्ट्रेस, तो वहाँ की जो है ना वो स्ट्रेस वगैरह तो नहीं थी, इमोशनल उसकी कैसी थी, साइकोलॉजी कैसी थी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना डेवलप करती हैं। इट मे हैव लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड, तो ये भी अनबॉर्न चाइल्ड के लिए भी बहुत लंबे अरसे तक चलने वाले ये इफ़ेक्ट है, ये चीज़ें हैं। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बड़ा जो है ना वो, एंड एक्सपोजर टू रेडिएशंस एंड टॉक्सिन्स कैन कॉज कंसिडरेबल हार्म टू द डेवलपिंग फीटस। तो एक बच्चे के लिए ये चीज़ें, इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है, या अगर वो रेडिएशन वगैरह में एक्सपोजर हुआ है उसकी माँ, तो जो है ना वो भी बड़ा उसके लिए नुकसानदेह है। उसके बाद रिजल्ट है जी फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़ के, फिज़िकली उसकी वो ही जो है ना कोई वो फेस पूरा डेवलप नहीं हो सका, या हैंड, या इस तरह जो है ना तालू वगैरह जो जिसे कहते हैं क्लेफ्ट फ्लैश, इस तरह की चीज़ें जो है ना। फिर ब्रेन डैमेज, कि वो ब्रेन उसका डैमेज है, वो मेंटली सही काम नहीं करता, एंड कोग्निटिव डिफेक्ट्स, और वो जानत या ज़हनी दिमागी तौर पर ठीक काम नहीं करता, इस तरह की डिफेक्ट्स होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स टू मिनिमाइज द पॉसिबल एक्सपोजर टू टेट्रोजेंस इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर अनबॉर्न चाइल्ड। तो ये ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि वो इस तरह की चीज़ों से बचें। अब फिज़िकल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, कोर्स ऑफ फिजिकल चेंज इन बॉडी साइज। सबसे पहले तो इंक्रीज़ इन बॉडी साइज इंक्रीज़ होता है, जैसे हर लेंथ, हाइट और वेट जो है ना इंक्रीज़ होता है, एंड इन द साइज़ ऑफ, और आर्गन भी चेंज होते हैं। तो बर्थ के 1 to 2 साल जो होते हैं वो चिल्ड्रन रैपिडली ग्रो करते हैं। पर ईयर जो है ना 5 पाउंड और तकरीबन मेरे ख्याल में 3 इंचज़ जो है ना वो इंक्रीज़ होते हैं। फिर आफ्टर दिस टाइम ग्रोथ स्लोज, तो इस वक्त के बाद जो है ना ये पीरियड जो होता है ना इसको कहते हैं इन्फेंसी पीरियड। तो इसमें जो है ना वो फिर इसके बाद ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। फिर एक शार्प इंक्रीज़ आती है, इज़ अगेन ऑब्जर्व इन अर्ली एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो है ना स्टार्टिंग के यानी 10 से 14 साल जो यहाँ लेटर, जिसमें चाइल्डहुड कहते हैं जी, मिडिल चाइल्डहुड, उसमें जो है ना बड़ी जो है ना जल्दी से ग्रोथ होती है, और वो बच्चा अडल्ट होने से पहले उसमें बड़ी चेंजेस आती हैं। अब चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन, ये देखें वो बच्चा, फिर चेंजेस क्या हैं जी। अब इस बॉडी पार्ट्स जो है ना वो डेवलप हो रहे हैं, यानी मसल्स वगैरह उसके। फर्स्ट एंड इन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड हाईलाइट द हेड टू टो पैटर्न। तो हेड टू टो पैटर्न के वो सर से लेकर जो है ना टोहने तक। ए बेबी वुड लर्न टू होल्ड अप हिज हेड वे बिफोर ही कुड वॉक। तो वो सीख जाता है कि जो है ना जिस तरफ उसके पाँव जा रहे हैं उसी तरफ वो अपना फिर सर घुमाता है, या जिस तरफ उसका सर है उसी तरफ जो है वो। द नेक्स्ट पैटर्न फॉलो द इनसाइड टू आउटसाइड और सेंटर टू आउटसाइड। फॉर एग्जांपल द मसल्स अराउंड द ट्रंक ऑफ द बॉडी ग्रो स्ट्रॉन्गर बिफोर द मसल इन द हेड फीट। तो जो है उसके मसल जो है ना फिर दरमियान वाले जल्दी डेवलप होना शुरू करते हैं, बल्कि एज बजाय इसके मसल्स जो हैंड और फुट में उनसे। अब चेंजेस क्या है इन मसल फैट मेकअप। तो बॉडी फैट इंक्रीज एट ए फास्टर रेट इन इन्फेंसी। तो इन्फेंसी में जो है ना वो बॉडी फैट जो है वो इंक्रीज़ होता है, उसमें बच्चा मोटा भी होना शुरू हो जाता है। इट इज़ कंसिडरेबली रिड्यूस ड्यूरिंग अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड। तो ये बेसिकली जो है ना और बचपन में नहीं होता, बल्कि ये जब फिजिकली बच्चे काफ़ी ग्रोथ करते हैं तब जाके जो है ना वो फैट इंक्रीज़ होना शुरू होता है। मसल बिल्डअप, मसल बनना शुरू हो जाते हैं मच स्लो रेट ड्यूरिंग इन्फेंसी इन चाइल्डहुड। तो मसल जो है ना इन्फेंसी के दौरान बहुत स्लो रेट से इंक्रीज़ करते हैं, जबकि एडोलेसेंस पीरियड में जो है ना वो बहुत जल्दी से मसल वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। स्केलेटल ग्रोथ, फिजिकली जो मैच्योरिटी है वो एस्टिमेटेड की जाती है बाय स्केलेटल ग्रोथ और एज विच स्पेसिफाइज ए मेजर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए बॉडी बोन। तो इसको जो है ना स्केलेटल मसल को देख के कहा जाता है कि फिजिकली बंदा मैच्योर है या नहीं। तो ये नंबर ऑफ एपीफाइसेस एंड द एक्सटेंट टू विच दे आर मर्ज। तो ये एपीफाइसेस पे डिपेंड करता है। दिस मेजर हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें डिफरेंस की वजह से होता है। कुछ बच्चे ज़्यादा ग्रो करते हैं, कुछ फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ कम होते हैं। अब चेंजेस इन ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स के, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड लार्जर मूवमेंट बेबी मेक्स विद आर्म, लेग्स, फीट और इंटायर बॉडी। तो ये बेबी की जो है ना मूवमेंट्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं कि वो बच्चा क्रॉलिंग करता है, फिर रनिंग करता है, फिर जंपिंग करता है, इसको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स हैं वो स्मॉलर एक्शन, जैसे बेबी हाथ से जो है ना वो हाथ में वो फीडर की बोतल लेना शुरू कर देता है, हाथ से ड्राइंग करना शुरू करता है, राइटिंग, कटिंग वगैरह। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन फिजिकल डेवलपमेंट,
तो फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ना डिपेंड करती है बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों पे। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ना उसमें हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है कि हार्मोन किस तरह के, फिर सेंट्रल रोल प्ले करता है जो मैनिपुलेटिंग फिजिकल डेवलपमेंट। सम ऑफ द इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस है वो क्रिटिकल है, जैसे कि न्यूट्रिशन इनटेक कैसा है, उसकी खुराक, इमोशनल वो कैसा है, और कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है वहाँ की। अब फिज़िकल ग्रोथ इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन इन न्यूट्रिशन इनटेक। तो फिज़िकल ग्रोथ जो है ना वो खाने पे है कि खुराक उसकी बैलेंस डाइट है, वो ज़्यादा खाता है कम खाता है, वो कितना हेल्दी खाता है। इट इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू ईट सफिशिएंट फूड। ये काफ़ी नहीं है कि वो बच्चा काफ़ी खाता है, बट आल्सो ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। तो ये होना चाहिए कि, लेकिन ये होना चाहिए कि वो किस किस्म की फूड खाता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्थी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये उसकी मदद करता है कि खाना ही उसकी मदद करता है फिजिकल ग्रोथ की डेवलपमेंट में। इसके बावजूद अगर बच्चे में एंग्जाइटी है या फियर है या इमोशनल डिप्राइवेशन है तो ये भी फिजिकल डेवलपमेंट को हिंडर कर सकती है, रोकती है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्या है? चिल्ड्रन नीड टू मूव। अब चिल्ड्रन जो है ना उनको मूव करना सिखाते हैं, जो है ना लर्नर्स के लिए, जो बच्चे सीखते हैं। चिल्ड्रन एट द प्री एंड एलिमेंट्री स्कूल लेवल्स हैव एन इनहेरिटेड नीड टू मूव देयर बॉडीज। तो उनको जो है ना बच्चों में जो है ना डेवलप की जाती है कि वो सीखते हैं कि जो है ना वो मूव देयर बॉडी कर सकें। फिर इम्प्रूवड आई हैंड कोऑर्डिनेशन के, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के, वो आंखों से देखें और हाथों से काम करें, जिसे विजुअल मोटर इंटीग्रेशन स्किल कहते हैं, जिसमें जो है ना वो बच्चे देख के काम करते हैं। बिगन टू डेवलप ड्यूरिंग, ये इन्फेंसी के दौरान डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, वो कंट्रोल करते हैं हैंड मूवमेंट, चाइल्ड गाइडेड बाय हिज ऑन विजन। अपनी आंखों से देख के जो है ना वो, जैसे अंडा ऊपर फेंक के फिर कैच किया, गेंद ऊपर फेंक के कैच की, तो इस तरह वो करते हैं। दिस कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट सोफिस्टिकेटेड ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो ये इतनी जो है ना जल्दी डेवलप नहीं होती कोऑर्डिनेशन इन्फेंसी के दौरान। इट रीच टू द पॉइंट ऑफ नियर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स। तो प्री स्कूल ईयर्स में ये इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, वो हाथों से कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इट कंटिन्यूज टू इम्प्रूव थ्रू मिडिल चाइल्डहुड, और ये जारी रहती है मिडिल चाइल्डहुड तक, यानी 6 से 12 तक। फिर जो है ना इम्प्रूव्ड बॉडी कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन में फिर जिसमें क्या होता है कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन होता है, और क्रिटिकल फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं मेंटेन करते हैं, कंट्रोल बॉडी पोजीशन। ये बॉडी पोजीशन को जो है ना जिम्नास्टिक वगैरह जो है ना इस तरह के एथलीट क्वालिटीज़ उनमें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। प्री और एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन जो है वो इंक्रीज बॉडी कोऑर्डिनेशन शो करते हैं, जैसे वो रनिंग और क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं। दे कैन स्टिल फॉल ईजीली, वो ये जो है ना इजीली फॉल करते हैं, सीखते हैं ये चीज़ें। दस इंपॉर्टेंट टू रिमेन विजिलेंट एंड इंश्योर, वो सेफ्टी एंड इंजरी प्रिवेंशन मेजर, तो वो इन चीज़ों से फिर बचते हैं, उन्हें समझ आ जाती है कि ये चीज़ उनके लिए डेंजरस है, तो इसलिए जो है ना उन चीज़ों से वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इम्प्रूव्ड परसेप्शनल एबिलिटीज़, द एबिलिटी टू बी एबल टू डील विद एंड गिव मीनिंग टू सेंसरी स्टिमुली। तो ये जो परसेप्शन एबिलिटीज़ है, ये वो एबिलिटीज़ होती है जो सेंसरी कोई सेंस की करते हैं चीज़, कोई हॉट है जो कोल्ड है, तो इस तरह की जो चीज़ें इनको जो डील करती है उसको कहते हैं परसेप्शन एबिलिटीज़, परसेप्ट करना यानी। तो फिर ऑल दो दी 5 बेसिक सेंसेस आर वेल डेवलप एट बर्थ। तो बर्थ के साथ ही जो है ना वो 5 सेंसेस जो बच्चे में वो अच्छी तरह डेवलप होती हैं। टू चाइल्ड कंटिन्यू टू डेवलप परसेप्शन एबिलिटीज ड्यूरिंग प्यूर एलिमेंट्री स्कूल, लेकिन फिर भी चिल्ड्रन जो है ना वो इनको मज़ीद बेहतर करने के लिए सीखते रहते हैं। इट हेल्प्स द चाइल्ड टू इंटरेक्ट विद द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड इन एन इफेक्टिव वे। तो ये चिल्ड्रन को हेल्प करती हैं कि वो फिज़िकली और सोशली जो है ना इफेक्टिव वे से परफॉर्म कर सकें। अब इम्प्रूव्ड और ग्रॉस जो है ना, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल जो है ना प्री और एलिमेंट्री स्कूल में जो है ना चिल्ड्रन बेटर जो है वो अपर बॉडी मोबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, उनकी अपर बॉडी फंक्शन करना, बेहतरीन फंक्शन करना शुरू कर देती है, क्योंकि ऊपर हैंड से वो काम करना शुरू करते हैं, फिर वो जो है माइंड से सोचना शुरू करते हैं। दे कंटिन्यू डेवलप इम्प्रूव्ड ग्रॉस मोटर स्किल थ्रू एज 7 एंड बियॉन्ड। तो एज 7 और उससे बाद जो है ना वो अच्छे से डेवलप ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। दिस रिजल्ट इन रिफाइंड फाइन मोटर स्किल्स फॉर चिल्ड्रन विद ग्रेटर प्रेसेशन। तो ये जो है ना बच्चों में बहुत ज़्यादा ग्रेटर रिजल्ट के साथ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं जो मोटर स्किल्स होती हैं ग्रॉस। तो फिर मोटर स्किल जो है ना वो क्रूशल होती हैं। अदर एक्टिविटी विच रिक्वायर इंक्रीज फिजिकल कंट्रोल एंड स्किल सच एज राइटिंग पेंटिंग। तो राइटिंग पेंटिंग वगैरह बच्चे करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मोटर स्किल जो है डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अब स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं जो बच्चे को मोटर स्किल में, तो प्ले करते हैं, क्रिटिकल रोल प्ले करता है स्कूल। तो उनमें क्या होता है कि डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन सेडेंटरी एक्टिविटीज़ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो उनको जो है ना मुश्किल एक्टिविटी लंबे टाइम के लिए करना मुश्किल होता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ उनको की जाती हैं थोड़ी मुश्किल हार्ड, ताकि वो फिज़िकली ज़्यादा इंगेज हों और डेवलप हों। प्री स्कूल और किंडरगार्टन में क्या किया जाता है? अब प्री स्कूल लेवल पे जो है ना, स्कूल लेवल पे जो है वो लेवल स्टूडेंट हैव सफिशिएंट कंट्रोल ओवर देयर फाइन मोटर स्किल। तो इस
लेवल पे जो है ना बच्चों में अपने हाथ से चीज़ें करना, पेंटिंग वगैरह करना, ये बहुत जो है ना अच्छे से डेवलप हुआ था। इट हेल्प देम टू ड्रा, राइट एंड एंगेज इन देयर एक्टिविटीज़, एक्वायर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ हैंड एंड बॉडी मूवमेंट। तो ये उन्हें हेल्प करता है कि हैंड और बॉडी मूवमेंट को अच्छे तरीके से करें। फिर कुछ ट्रेडिशनल फिजिकल एक्टिविटीज़ की जाती हैं जो लेवल इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें रनिंग की जाती है, जंपिंग, स्किपिंग, हॉपिंग, ड्राइंग, कलरिंग वगैरह। ये जो है उन्हें फिजिकली डेवलप होने में हेल्प करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उन्हें, ताकि वो जब हाथ से काम करेंगे तो ये इस तरह की एक्टिविटी। अब एलिमेंट्री लेवल पे क्या किया जाता है, एट दिस स्टेज चिल्ड्रन कंटिन्यू टू डेवलप देयर ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल। तो इस लेवल पे चिल्ड्रन जो है ना कंटिन्यू होता है उनका डेवलप होना कि ग्रॉस और मोटर स्किल। तो दे बिकम एक्सपर्ट इन एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर प्रिसाइज हैंड एंड बॉडी कंट्रोल। तो वो आस्ता आस्ता एक्सपर्ट होना शुरू हो जाते हैं वो उन एक्टिविटीज़ में जो एक मुकम्मल जो है ना प्रिसाइज जो है हाथ और बॉडी का कंट्रोल करना। फिर डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं स्कूल में, जो एक्टिव उन्हें फिज़िकली जो है ना डेवलपमेंट में एक्टिव करने में हेल्प करती है, मेंटेन करती है कि वो फिज़िकली एक्टिव रहें। दिस कैन भी, ये डिफरेंट वे से की जाती है, जैसे इंट्रोड्यूसिंग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लासेस स्कूल में होनी चाहिए, इंटीग्रेटिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ इनटू द एरिया अदर एरियाज़ ऑफ करिकुलम। तो इस तरफ अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स खेल वगैरह हो। दैट्स